नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। वित्तीय साक्षरता को लेकर जो हमारा कार्यक्रम है आर्थिकी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे कर्ज माफी। जैसा कि आप हमेशा सुनते रहते हैं कि आवाज़ उठाते रहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया, तो क्या यह सही है या केवल अफवाह है? इसका हकीकत क्या है? तो आज हम बात करेंगे इस पर। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है श्री M.K. पांडे जी, जो बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के में पूर्व ADGM रहे हैं। तो इनके पास बहुत सी जानकारी है और अच्छा अध्ययन भी है, तो इनसे हम आज बात करते हैं कि कर्ज माफ़ी। तो पांडे जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि कर्ज माफ़ी तो बहुत चर्चित शब्द है, इसका क्या मतलब है? ये होता क्या है कर्ज माफ़ी और कैसे होता है? आपने पाठक जी बहुत संजीदा प्रश्न बड़े ही सहज भाव से पूछा है और मैं समझता हूं कि ये आपकी बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट अपने आप में है कि इतना सेंसिटिव मुद्दा जिस पर कि पता नहीं क्या क्या कितनी बड़ी चर्चाएं होती हैं, उसको आपने ऐसे पूछा है। यदि कर्ज माफी की बात करें तो सामान्य सा अर्थ है, शब्दार्थ तो ये कि कर्ज लिया था और अब देने वाला जिसने कर्ज दिया है वो कह दे कि भैया अब हम तुम्हारा कर्ज हमको नहीं चाहिए, चलो छोड़ दिया, माफ कर दिया, यह कर्ज माफी। जी। जिसने उधार दिया था अब वो वापस लेने की उसको जरूरत ना समझ रहा है कि ना अब हम नहीं चाहिए, माफ कर दिया, तो कर्ज माफी हो गई। तो ये सरकार जो कर्ज माफी करती है, तो उस मतलब वो कौन सा कर्ज माफ करती है? पहले देखिए, यहाँ पर एक दो मौलिक चीजों को समझना होगा, यहीं पर वित्तीय साक्षरता का रोल है। जी जी। सबसे पहले बात ये सोचना है कि कर्ज सरकार नहीं देती है। जी। ठीक है, माफ करना या नहीं करना उसी व्यक्ति के हाथ में जिसने कर्ज दिया है। जी जी। सरकार भारत के बैंकिंग सेक्टर में जो हमारा मुख्य दो स्ट्रीम है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है और पब्लिक सेक्टर के बैंक है। पब्लिक सेक्टर के बैंक में अभी भी सरकार का स्वामित्व 50% से ज्यादा है, तो हम इसको सरकारी बैंक कहते हैं और हम लोग कई बार समझते हैं कि ये सरकार कर रही है। कर्ज माफी यदि करना है तो बैंक के अपने नीति, ऑफ कोर्स उसमें सरकार के दिशा निर्देश का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और सरकार की ओर से शुरू की गई कर्ज माफी जिसको यदि हम लोग कहें तो वो मुख्यतः कृषि ऋण से संबंधित है। बाकी किसी दूसरे ऋण से संबंधित सरकार की ओर से शुरुआत की गई कोई कर्ज माफी की योजना नहीं है। मतलब ये अफवाह है कि सरकार ने कर्ज माफ कर दिया। अब इसको पूर्णतः अफवाह कैसे कह सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के लिए, हाँ, औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार ने कभी भी कोई हमारी जानकारी में ऐसे ऋण माफी की योजना लेके नहीं आई है। सरकार जो ऋण माफी की योजना लेके आई है वो अभी तक केवल और केवल कृषि क्षेत्र के लिए रही है। तो कृषि क्षेत्र की जो ऋण माफी योजना है वो क्या है? मतलब वो आप देखिए पाठक साहब, इसको समझने और के लिए क्या यह होना चाहिए? आपकी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके कुछ बैकग्राउंड को हम लोग डिस्कस करें। जी जी जी। जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बात हर कोई जानता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस बैकग्राउंड को रिफ्रेश करना हमारे लिए जरूरी है। पहली बात, आप किसान चाहे भारत का हो चाहे दुनिया में कहीं का किसान हो, उसकी मतलब उसकी विशेषताओं को देखिए कि क्रिटिकलिटी 100% है। भाई, अनाज का उत्पादन पूरी दुनिया में होना चाहिए। दुनिया का अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, मजबूत व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको खाने के लिए अन्न चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकलिटी है 100%। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ टफ है, ये भी सच है। वो फिजिकल लेबर इंटेंसिव उनका सेक्टर है, काम करना कठिन है। इनके जो प्रोड्यूस हैं वो
सबसे ज्यादा रिस्क के प्रति एक्सपोज्ड हैं। उसके आगे बढ़कर देखिए तो इनके दुनिया में हर कोई व्यक्ति, कोई भी जो व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने सामान की कीमत खुद निर्धारित करता है कि हमारा ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इतना कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, इतने से कम में हम नहीं बेचेंगे। एक किसानों का ही प्रोड्यूस है जिसकी कीमत कोई और निर्धारित करता है। दुनिया के जितने तरह के रिस्क हैं वो उनके लिए उन सारे रिस्क के प्रति एक्सपोज्ड हैं। तो इनका लाइफ, इनका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी रिस्की है, काफी कम्बरसम है, ये मेहनत से किया जाने वाला है और क्रिटिकलिटी 100% है। तो उस हालत में इस व्यक्ति को, जो इस समाज को, जो इस कार्य में लगा है, वो भी इस देश का नागरिक है, तो उसका ये हक है कि सरकार उसकी सुरक्षा करे, उसको एक गारंटी दे, उसको एक आश्वासन दे कि भाई हम आपके लिए करेंगे, सरकार आपके लिए समान रूप से जैसे आम लोगों के लिए चिंतित है उससे कुछ ज्यादा आपके लिए चिंतित है और आपके लिए उपाय लेकर के आती है। और उपाय अर्थ से संबंधित होना चाहिए। तो कई बार क्या ऐसी स्थिति आती है कि जो कृषि ऋण माफी की जो बात जो खास करके इंडिया में जो शुरू हुआ, आपको याद होगा सर 1990 के दशक में, 1990 में ही ये शुरू हुआ था। तो अब कृषि के लिए बहुत से ऐसे हैं जो बैंकों के द्वारा या जो और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको लोन देते हैं। फसल का उत्पादन किसी कारण से नहीं हुआ, उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना सरप्लस नहीं बना कि वो लोन को रिपे कर सकें, तो वो ऋण लगातार बढ़ता रहा, तो वो उसके दबाव को झेल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो सरकार अपनी ओर से कृषि को मदद करने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए उसने कहा, एक थॉट प्रोसेस में आया कि भाई चलिए इनका जो ऋण है उसको अब इनको करे, भाई ठीक है, अब आपको ऋण लौटाने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने फंड से उतना पैसा बैंकों को देगी, बैंक का अपना लोन रिकवरी हो गया और किसानों को ऋण लौटाने से मुक्ति मिल गई। तो एक तरह से कहा जाए एक सब्सिडी के तौर पर किसानों को मिल गया, तो तात्कालिक राहत उनको मिल गई। तो किसानों को मदद दी जानी चाहिए, ये इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और केवल ये भारत की स्थिति नहीं है, जो विकसित देश, चाहे हम लोग अमेरिका का नाम ले लें, चाहे पूरे यूरोपियन यूनियन का नाम ले लें, या दुनिया के किसी भी देश का आप नाम ले लें, हर देश का कृषि और कृषक सब्सिडाइज्ड है और सरकार अलग अलग ढंग से उनकी मदद, आर्थिक मदद करती है। तो भारत में भी जो कृषि ऋण माफी है, किसानों को मदद दिए जाने वाले तरीकों में से एक तरीका ये सरकार ने चुना। और उसके बाद से 1990 से शुरू हुआ, तो लगातार कुछ न कुछ अलग अलग अंतराल पर, चूंकि ये कृषि वाला ये राज्य का भी मामला था, तो केवल केंद्र सरकार ही नहीं, भारत में राज्य सरकारों ने भी इसमें अपना प्ले किया। तो अब ये आगे की चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या स्वरूप रहा, कितना इसकी प्रासंगिकता रही, कितनी इसकी उपयोगिता रही। लेकिन सैद्धांतिक रूप से किसानों को और कृषक, मतलब कृषि को मदद दी जानी चाहिए, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और किसानों को मदद देने का एक ये तरीका है, तो ये तरीका भी ठीक है, मदद के तौर पर इसको जाना जाए। इसकी मूल्यांकन इकोनॉमिक्स के तौर पर हम लोग अलग से करेंगे कि ये प्रभावी है या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, या इसके बदले कुछ और स्वरूप में किसानों को मदद की जाए। लेकिन मदद की जाए ये जरूरी है, और उस हिसाब से कृषि ऋण माफी इन प्रिंसिपल यदि कहा जाए तो ठीक है, इसकी कोई मतलब इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं प्राइमरली। जी। तो ऋण माफी से क्या किसानों की स्थिति में सुधार होता है कि एक राहत की तरह होता है? देखिए, ऐसे यदि आप बात करें तो
राहत भी स्थिति में सुधार का ही है। एक यदि किसानों की देनदारी खत्म हो गई तो एक उनके पास निश्चिंतता हुई, अब अपने वो संसाधन को अपने किसी दूसरे कार्य में लगा सकते हैं। भाई आज हमने बैंक से, किसान ने बैंक से 1 लाख रुपए कर्जा लिया था जिसके ऊपर 1 लाख रुपए लौटाने का दबाव था। अब किसी ने कहा कि भाई आपको ये नहीं लौटाना है, तो अब जो अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहा था उस 1 लाख को जमा करने के लिए, लोन को अदा करने के लिए, अब उस 1 लाख रुपए को अपने किसी दूसरे मतलब अगले कृषि के लिए या अपने कुछ पारिवारिक जरूरतों में लगा सकता है। एक हिसाब से कहा जाए तो उसको राहत तो है ही, राहत है तो उसके आर्थिक अवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तथ्य को तो हम लोग इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो बैंकों और सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो ऋण माफी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए पाठक सर, इसको हम लोगों को इस तरह से समझना होगा। जब हम लोग ऋण माफी की बात करते हैं तो पहले ऋण माफी को थोड़ा सा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करनी होगी कि ऋण किसका माफ होता है। पहली बात यह देखना होगा किन परिस्थितियों में माफ होता है। ऋण उन्हीं का माफ होता है जो ऋण लेकर के लौटाए नहीं है, उन्हीं का तो माफ होगा। जिन्होंने लौटा दिया उनको माफ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। अब किसी गांव के उदाहरण के तौर पर कल्पना करिए कि गांव में 200 किसान हैं, 200 किसानों ने लोन लिया और 200 किसानों में से 50 किसानों ने अपना पैसा लौटा दिया। बाद में योजना आई और सरकार ने कहा कि भाई ऋण माफी करते हैं, तो 150 लोगों का ऋण माफ हो गया। तो वो जो 50 किसानों ने जो ऋण लौटाया था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि यार हम भी नहीं लौटाए होते तो आज हमारा भी माफ हो जाता, जो मेरा पैसा, मतलब उनको एक ऐसा महसूस होता है कि सामाजिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था ने हमको ठग लिया है। तो अगली बार जब वो लोन लेंगे तो वो फिर जो जिस ईमानदारी से आज उन्होंने लौटाया था वो अगली बार नहीं लौटाएंगे, क्योंकि एक बार वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो क्षमता होते हुए भी वो नहीं लौटाएंगे। तो जो ऋण के लिए एक कल्चर होता है, डिसिप्लिन होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल कल्चर, वो डाइल्यूट होगा। तो बैंकिंग व्यवस्था एक सिस्टम से चलती है। बैंक जिसका भी डिपॉजिट लेती है, बैंक पूरा आना पैसा जोड़ करके उसको समय पर उसको लौटाती है। तो बैंक को भी जो लोन बैंक ने दिया है उसका भी पैसा उसी हिसाब से रिकवर होना चाहिए। तो जब कैपेबल लोग भी लौटाने में आनाकानी करेंगे तो जो रिपेमेंट कल्चर है, जो बैंक का जो रिपेमेंट के लिए कहा जाए डिसिप्लिन है, जो बैंकिंग कल्चर है, वो डाइल्यूट होगा। तो ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। तत्काल में सरकार बैंकों के अमाउंट को भरपाई करती है, तो बैंक का तो फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई पैसा उनसे मिलना था, सरकार ने दे दिया, लेकिन सरकार का सब्सिडी बिल तो बढ़ा। हाँ। तो जो पैसा दूसरे मद में खर्च हो सकता था, विकासात्मक खर्च में हो सकता था, वो उसमें ना होकर के एक सब्सिडी के रूप में गया। एक बात देखिए। दूसरी बात, गांवों में जहां गरीबी है, जो सबसे ज्यादा गरीब किसान लोग हैं, वो अभी भी मनी लेंडर से उधार लेते हैं। जो ट्रेडर्स हैं उनका उधार लेते हैं, कुछ अपने रिलेटिव से उधार ले लेते हैं। इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से उधार लेते हैं उनकी तो माफी नहीं होती। उनकी तो माफी नहीं, उनकी तो माफी। तो जो ज्यादा एक तरह से कहा जाए परेशान थे, उनको इस तरह की ऋण माफी योजना से तो लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ऐसे से उधार लिया था जो महंगा भी था और इस दायरे में नहीं आते थे। तो अभी भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि ऋण माफी की योजना के लागू हो जाने के बावजूद इस लाभ से वो वंचित रहा। तो ये भी इस तरह की ऋण माफी योजना का एक नकारात्मक पहलू है। तो अब हम लोगों को ये बात कहनी है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपका जो प्रश्न था कि बैंक के और सरकार के वित्तीय अवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, उसका उत्तर मैंने दिया। बैंक की वित्तीय अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता तत्काल, क्योंकि जितना डिफॉल्ट था वो सरकार ने दे दिया पैसा। सरकार के ऊपर पड़ा कि उनका सब्सिडी बिल बढ़ा, लेकिन बैंक के लिए एक रिस्क बढ़ा है, जो मैंने कहा है, आपने ध्यान दिया होगा हमारे दर्शकों ने, कि ये जो बैंकिंग में रिपेमेंट डिसिप्लिन था, जो रिपेमेंट कल्चर जो था, वो कल्चर जो डाइल्यूट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट लॉस है कि जो कैपेबल लोग भी हैं वो भी
ऋण टाइम पर लौटाने में आनाकानी करेंगे। तो जब संस्कृति खराब होगी तो बैंकिंग व्यवस्था खराब होगी। डेलिबरेटली लोग, जो सक्षम लोग हैं, वो भी ऋण देकर के नहीं लौटाएंगे, तो थोड़ा सा लाभ उन लोगों के पास पहुंचेगा जो कि उसके लाभ के एक तरह से कहा जाए हकदार नहीं थे। तो एक तरह से कहा जाए कि सरकारी संसाधन का पिलफरेज है, वह उनके पास पहुंच जा रहा है पैसा जो उसके हकदार नहीं थे। तो जो वर्तमान जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मेरे हिसाब से दो स्पष्ट खामियां हैं कि एक तो रिपेमेंट कल्चर को, डिसिप्लिन को खराब करता है, और एक अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है किसानों का जो ज्यादा सफरर है, जो ज्यादा गरीबी में है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा लिया है, ट्रेडर से, रिलेटिव से और इन लोगों से, वो लाभ से वंचित रह जाता है। तो ये योजना जो है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरह के सुधार की जरूरत है। सरकार इसमें, एक मैं आंकड़ा बताऊं तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ 2,52,000 करोड़ रुपए अभी तक ऋण माफी में अलग अलग, मतलब ये आंकड़ा थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम अभी तक सरकार ने इस पर खर्चा किया है। और हम लोग ऐसे नजर दौड़ा करके देखें तो इनका उतना ज्यादा प्रभाव अभी भी, ऐसा नहीं कि किसानों की गरीबी खत्म हो गई है, किसानों की जो हार्डशिप थी वो खत्म हो गई, अभी भी कंटिन्यू कर रही, परसिस्ट हो रही है इतने बड़े रकम खत्म करने के बाद। तो हमको ये लगता है कि जो इसका स्वरूप होना चाहिए, जिन जिन लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए, शायद वहां तक अभी भी इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये ऋण माफी पर आरबीआई की क्या राय है? देखिए, आरबीआई भारतीय बैंकिंग का गार्जियन है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था आरबीआई के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलता है। तो कहीं भी जो कोई भी आर्थिक मुद्दों की जानकारी रखता है, जो आर्थिक मुद्दों से जिसका लेना देना है, जिसका वास्ता है, वो कभी भी फिजूल खर्ची को, अनप्रोडक्टिव खर्चे को, रादर मैं कहूं, अनप्रोडक्टिव खर्चे को सपोर्ट तो नहीं करेगा। खर्चा जहां कहीं भी हम कुछ करेंगे तो उसके बदले में हमको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और रिटर्न यदि टेंजिबल हो तो अच्छा है। हम कोई सामान खरीदें, हम कोई बीमार है तो उसका इलाज कराएं, वो ठीक हो जाए, तो कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो आरबीआई की यदि ऐसे देखा जाए, एज एन इकोनॉमिस्ट उसकी राय को समझा जाए, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के खर्चे को अप्रिशिएट या इनकरेज नहीं करेगा। जो सब्सिडी वाला जो है, कभी कभी हम लोग आमतौर पर तो कोर्ट की ओर से भी कभी कभी आवाज सुनने लगता है कि जो फ्रीबीज कल्चर है, इसको थोड़ा हम लोगों को इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो ये भी कमोबेश एग्जैक्टली मैं कह करके शायद कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा। फ्रीबीज मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि किसानों को मदद मिलनी चाहिए, इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन इसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इसका राजनीतिक प्रयोग भी होने लगा है। चूंकि किसानों को तत्काल लाभ मिल गया, लाभ इन द सेंस राहत मिल गई, इमीडिएट इम्पैक्ट है, तो मतलब जो ग्रुप सत्ता में है, जिसने निर्णय इंप्लीमेंट किया, उसको तत्कालिक लाभ हो जाता है। जबकि इसका मतलब ये बेसिकली तात्कालिक लाभ, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उद्देश्य से ये नहीं बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है जो सफर है, किसानों की सफरिंग्स को कम किया जाए, उनको कैसे मजबूत बनाया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे कम किया जाए, उनके ओवरऑल जो कह सकते हैं कि उनको कैसे इनकरेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि कृषि कार्य को मजबूरी न समझें, वो उसको भी उसी तरह एंजॉय कर, दूसरे लोग अपने अपने काम को एंजॉय करते हैं। बेसिक पर्पस ये है। तो कृषि जो ऋण माफी है वो क्या जरूरी है, या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये ऐसा किया जाता है? देखिए, आपकी बात, दोनों बात का उत्तर ऐसे कहा जाए तो हाँ है। ऋण माफी चूंकि किसानों को मदद देने के उद्देश्य से है, और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि कृषि ऋण माफी यदि किसानों के मदद के उद्देश्य से है तो ऋण माफी सही है। और ये भी व्यवहारिक रूप से हम आप देखते हैं कि ऋण माफी को
एक राजनीतिक टूल्स के रूप में भी हमारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सरकारें यूज करती हैं। ये ओपन सीक्रेट है, इसको हम मतलब क्यों किसी को कवर अप करें, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, इसमें कहीं न कहीं अपना राजनीतिक लाभ देखती जरूर है। लेकिन दोनों परिस्थितियां ऋण माफी के मूल कंसेप्ट से विरोध में है। किसानों की भलाई के भी विरोध में है, क्योंकि समग्र किसान का विकास इसमें भलाई नहीं हो रहा है, और जो अर्थशास्त्र का जो सामान्य सिद्धांत है उसके भी विरोध में है। अब सवाल जरूर यहाँ पर ये उठ सकता है कि यदि ऋण माफी को मैं कह रहा हूं कि इसमें खामियां हैं, तो किसानों की मदद कैसे की जाए। तो किसानों की मदद के लिए तमाम, जैसे दूसरे अमेरिका, उदाहरण मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कहीं न कहीं की व्यवहारिक चीजें जो हैं उनका अध्ययन करें, उसमें से कुछ अच्छाइयां हैं तो उनको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। सरकार चाहे किसी की भी हो, कृषि सबके लिए जरूरी है, रोजगार सबके लिए जरूरी है, भोजन सबके लिए जरूरी है। तो किसानों के भलाई के लिए जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या हम उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको करें। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 से हमारे यहाँ वर्तमान सरकार ने किसान सम्मान करके एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ऐसा है, तो उसमें 2,000 रुपए साल के 6,000 रुपए किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाता है। डायरेक्ट उनको मिल गया 6,000 रुपए, मैंने 500 रुपए महीने। कुछ नहीं मिलता था तो 500 रुपए, चलिए ठीक है, कुछ तो हुआ। लेकिन जो चीजों को देखा जाए, जो अपने देश में जो आर्थिक स्थिति है, जो उनकी जरूरत है, उसको यदि ध्यान में रखें तो ये 500 रुपए बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी रकम है। लेकिन पहली बात है कि शुरुआत हुई। अब इसमें जो भी व्यक्ति किसान, अब यहाँ पर उसको डिफॉल्टर है नहीं है, डिफॉल्टर है वो, इसकी तो बात नहीं हो रही है। ये समग्र जो उसके लिए एलिजिबल है, जो सरकार ने क्राइटेरिया निर्धारित किए, उनके खाते में बिना किसी प्रीफरेंस के उनके खाते में पहुंच गया, तो इमीडिएट उनके हाथ में आया। अब इसमें वो जो चाहे मनी लेंडर से उधार लिया हो, रिलेटिव से उधार लिया हो, चाहे बैंक से उधार लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सबको मिल रहा है, पहली बात। अब क्या, चूंकि ये सम्मान की राशि 500 रुपए है, जो बहुत कम है, क्या सरकार इसको और बढ़ा सकती है? इसको बढ़ाए। दूसरी बात, किसानों की जो सबसे मतलब क्या चैलेंजेस हैं, वो इनपुट के कॉस्ट हैं। तो लगभग हर देश में सरकार इनपुट कॉस्ट में सब्सिडी देती है, चाहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, चाहे जिस फॉर्म में हो। अपने यहाँ दिया जाता है, दूसरे देशों में भी दिया जाता है। किसानों का जो सबसे बड़ा रिस्क है कि फसल तो बो दिया, वो फसल कट के घर में आ जाए, उसका प्रोड्यूस, और फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तब तक रिस्क है। अब उस सारे रिस्क को हेज करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो सरकार एक बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लेकर के आए, जिसका प्रीमियम हो सकता है पूरी तरह सरकार पे करे, तो उसकी फसल किसी भी तरह से नुकसान हो जाए, बाढ़ से नुकसान हो जाए, सूखा से नुकसान हो जाए, ओला पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, जितने तरह के रिस्क हैं, एक कम्प्रहेंसिव रिस्क कवर हो उसका, सरकार बियर करे। तो उसको एटलीस्ट एक निश्चिंतता है कि भाई आग लग गई, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, जो भी इस तरह जो प्राकृतिक आपदाएं, फसल नष्ट हो गए, किसान को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ में उसका पैसा आ जाए। अमेरिका में जो क्रॉप इंश्योरेंस की जो बात है, इसमें करीब करीब 70% या 75% सरकार बियर करती है, बचा हुआ पैसा फार्मर बियर करते हैं। उसमें कम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस है, मैंने जितने चीजों का नाम लिया सब उसमें शामिल है। इवन यदि प्राइस घट गया, उसका भी कंपनसेशन है। यदि जैसे मान लीजिए कोई एक सरकार ने कहा कि हाँ इसका ये रेट होना चाहिए, और मार्केट में रेट उससे घट गया, तो उसको भी कंपनसेट करता है। तो एक तरह से कहा जाए, जो सरकार किसानों के लिए जो अनिश्चयता थी, जो रिस्क था, वो रिस्क से उसको एक सुरक्षा का दायरा दिया गया।
तो उसमें अब वो कोई छूट नहीं रहा है, सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो बैंक का जो कल्चर वहां खराब हो रहा था, जानबूझ के डिफॉल्ट करने वाला, वो इसमें नहीं आएगा। यूरोप में स्थिति इससे थोड़ी सी भिन्न है। वहां पर लैंड होल्डिंग के हिसाब से सरकार एक मुश्त लोगों को पैसे देती है, आप ये ले लीजिए और अपना काम चलाइए, करिए। अब ये दोनों बातें भारत में कितने हद तक हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जो सोचने की बात है। अपनी जनसंख्या, अपने यहाँ लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड, ये तमाम चीजें देखनी होंगी, तभी तो आप इस बात को कर सकते हैं। तो इसको उस तरह से अपने यहाँ पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, ये बहुत कठिन होगा और इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन सरकार को भी हमेशा कुछ न कुछ इस दिशा में सोचना होगा कि अर्थशास्त्र के साथ राजनीति न हो। अर्थशास्त्र पूरी तरह अंक गणित का मुद्दा है, उसके साथ कोई गणित राजनीति न हो। अर्थशास्त्र के सिद्धांत को रखते हुए, उस योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए कि जो व्यक्ति इसको डिजर्व करता है, जिसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है, वो उस तक पहुंचे। जितना हम यूरोप की कॉपी कर सकते हैं, जितना हम अमेरिका के अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतना करें। किसानों की हालत सुधारने के लिए केवल कर्ज माफी या किसान सम्मान निधि नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, आज किसानों की समस्या क्या है कि उनको प्रोड्यूस का कॉस्ट कोई और निर्धारित करता है। आलू 5 रुपए किलो उसका बिकेगा, और आलू को जब फूड प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहो 500 रुपए किलो चिप्स बिकने लगेगा। तो यदि हम डोमेस्टिक लेवल पर किसानों के पास भंडारण की क्षमता दें, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट निवेश करें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, कोल्ड स्टोरेज चाहिए या उस तरह की लॉजिस्टिक्स डेवलप करें जिसमें किसान खुद अपने प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करें और मार्केट के हिसाब से उसको बेचें। आज किसानों के घर में धान कट के आगे, गेहूं कट के आगे, उस गेहूं को, धान को रखने की उसके पास जगह नहीं है, मजबूरी में आज ही के आज उसको डिस्पोज करना है। तो इस तरह की चीजें यदि उसके पास वेयर हाउसिंग का या जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट करे कि उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करें, तो वो खुद अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, उनको अपने प्रोड्यूस का बेहतर यील्ड मिलने लगेगा, और इससे बढ़िया फिर किसानों का हित, फिर शायद बैंक में को कर्ज माफी जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऋण माफी योजना के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से समझाया और बहुत सी जानकारी दी, और आपने क्लियर कर दिया कि ऋण माफी क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।